राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम डॉक्टर विजय कुमार आपको क्लास 11th एंड 12th में जो डिटर्मिनेंट टॉपिक्स हैं उस पर हम आपकी परिचर्चा करेंगे। और ये जो डिटर्मिनेंट्स की जो चैप्टर दी गई है उस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण खासियत ये है कि ये ऐसे छात्रों के लिए भी उपयोगी होंगे जो छात्र 11-12 के अतिरिक्त अपनी ओलंपियाड की तैयारी करना चाहते हैं और आईआईटी की भी तैयारी करना चाहते हैं। उन छात्रों के लिए भी उपयोगी होंगे, क्योंकि जो भी छात्र हैं जो बेसिक क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए तो निश्चित रूप से उपयोगी होगी ही, लेकिन जो उच्च क्लासेस की आईआईटी और देश के ऐसे प्रतिष्ठित कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेशन के लिए काम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उन छात्रों में के लिए यह सहभागिता आवश्यक है। तो आप जो गणित की तैयारी है उसके लिए या मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। नियमित रूप से जब तक मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस, आप जब तक तैयारी नहीं करेंगे मैथमेटिक्स के, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, पेन एंड पेपर की सहारा नहीं लेंगे, तब तक आपकी मैथमेटिक्स किसी भी परिस्थिति में सुदृढ़ नहीं हो सकती है। तो आइए हम डिटर्मिनेंट के टॉपिक्स को सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट क्या है उसके बारे में बताते हैं। तो डिटर्मिनेंट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसे दो चैप्टर डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स कंसेक्यूटिव रूप से चलती है, लेकिन हम पहले आपको डिटर्मिनेंट्स के थ्योरम्स करेंगे और थ्योरम्स के आधारित कुछ प्रश्न भी करेंगे। और उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में जो है बाद में जो है हम लोग मैट्रिसेस भी बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि डिटर्मिनेंट का कुछ करेस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस साथ भी रिलेशंस हैं, तो उस पर भी परिचर्चा है। और अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। डिटर्मिनेंट जो होता है एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है जो स्क्वायर रूप में होती है, यानी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं। डिटर्मिनेंट इज एन arrangement of numbers in a square form, that is number of rows and column should be same, as well as we have to find the numerical value after expansion। यानी जब इसको एक्सपेंशन करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। जबकि इन केस ऑफ मैट्रिसेस अब जब पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगी, तो मैट्रिसेस भी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है जो रेक्टेंगुलर एरे में हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम समान हो सकती है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में थोड़ी सी अंतर है, जो कि हम लोग बाद में इस पर मैट्रिसेस पर परिचर्चा करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लिया कोई एक डिटर्मिनेंट का है जिसमें इसको डिनोट करने के लिए स्क्वायर फॉर्म में A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, इसको हम लोग 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहेंगे। इसको हम लोग जो पैरेलल होते हैं इसको रो कहा जाता है, यानी फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गए और ये आपका थर्ड रो कहलाता है। और इसमें जो हम लोग कहते हैं वर्टिकल जो होते हैं इसको कॉलम्स कह देते हैं। तो कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, इस कारण इसको हम लोग 3x3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट कहेंगे। और डिटर्मिनेंट के लिए ये स्क्वायर फॉर्म में, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ, इसको हम लोग रोज कहेंगे और इसको सेकेंड को हम लोग कॉलम कहा जाता है। इसको शॉर्ट में कहें तो A = AIJ
डिटर्मिनांट और 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, यानी 3 रोज एंड 3 कॉलम, यानी i इज इक्वल टू 3 एंड j इज इक्वल टू भी हम लोग 3 कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर चाहें कि a i j अगर डिटर्मिनांट लेते हैं n बाई n, तो इसका अर्थ है कि i का वैल्यू n हो गया और j का वैल्यू n, यानी n रो और n कॉलम्स के ऑर्डर। यानी डिटर्मिनांट में आप ये निश्चित रूप से समझने की जरूरत है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल होते हैं। आप कभी भी, लेकिन मैट्रिसेस में ये जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर कॉलम रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें आवश्यक नहीं है कि ये बराबर हो सकते हैं। तो ये अंतर हो गया डिटर्मिनांट मैट्रिसेस में। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया एक छोटा सा एग्जाम्पल a इज इक्वल टू लेते हैं, अगर 4 5 एंड 6 2 लेते हैं, चाहते हैं कि इसका एक डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालें, तो इसमें इसके रोज डायगोनली हम लोग गुना करते हैं। 4 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 6, यानी आपका वैल्यू हो गया 8 माइनस 30 दैट इज माइनस 22, यानी एक्सपेंशन करने के बाद जो हम इसको वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। तो ये डिटर्मिनांट का डेफिनेशन है। अगर हम लोग 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं, और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 2 3 2 4 6 3 2 1 लेते हैं। अब चाहते हैं कि वैल्यू निकालिए, फाइंड वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनांट, फाइंड वैल्यू निकालना है। इस वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट रो के एलिमेंट को कवर कर लेंगे, और ये इस एलिमेंट को करेंगे 4 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 12 हो गया, 6 इंटू 2 12 हो गया। अब हम लोग प्लस लिए तो उसके बाद आपका -2 लिखेंगे, एक -2 लिखेंगे, 2 के कॉलम को और 2 के कंप्लीटली रो को ढकेंगे, तो 2 इंटू 1 और 6 इंटू 3, 2 इंटू 1 हो गया 2 माइनस 6 इंटू 3 18 हो गया। अब उसके बाद अगर हम लोग थर्ड रो के एलिमेंट की सहारा लेंगे, 3 लिखेंगे, तो 3 के बाद आपका ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो को हम लोग ढकने के बाद जो है डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 4 हो गया आपका, और 4 इंटू 3 12 हो गया, -12 हम लोग देंगे। तो ये इसको एक्सपेंशन करने के बाद आपका 1 इंटू आपका 4 माइनस 12 हो गया, -8 हो गया। -2 हम लोग लेते हैं, तो -2 इंटू -16 हो गया आपका, -16 हो गया, +3 लिए, +3 इंटू, या मल्टीप्लाई साइन कर दें, मल्टीप्लाई -4 माइनस 12 -8 आपका यहाँ एक्सपेंशन हो गया, दैट इज आपका -8 और +32 और -24 हो गया। तो -24 प्लस -8 हो गया, 32 -32 और +32 दैट इज इक्वल टू आपका 0 आंसर आपका आ गया। तो संजोग से हमने ऑटोमेटिक अपने मन से लिया एग्जाम्पल, एक संजोग से वैल्यू आपकी 0 आ गई। तो हम लोग इस प्रकार से बहुत सिंपल तरीके से डिटर्मिनांट की वैल्यू निकालेंगे। इट मस्ट हैव द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम। तो चलिए अब जो हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं कि फाइंड द डिटर्मिनांट ऑफ द माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ द डिटर्मिनांट a इज इक्वल टू 2 3 4 7 2 -5 8 -1 एंड 3, यानी ये डिटर्मिनांट है, उसका माइनस एंड कोफैक्टर्स हमको बताना है। तो पहले आप जाने कि व्हाट इज माइनर एंड कोफैक्टर्स। तो हम लोग पहले एक छोटी सी बताते हैं कि माइनर्स और कोफैक्टर किसको कहते हैं। चलिए आइए हम लोग सिंपल, कोई डिटर्मिनांट आपका अगर दिया हुआ है a और एक डिटर्मिनांट है a11 a12 a13 a21 a22 और a23 a31 a32 और a33 है। अब इसका चाहते हैं कि हमको फाइंड आउट करें कि व्हाट विल बी द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द गिवन डिटर्मिनांट। तो इसके सिंपल है, बहुत सिंपल है। माइनर ऑफ a11 अगर निकालें, माइनर ऑफ a11 को हम लोग डिनोट करेंगे m11 से, या m11 का वैल्यू में हम लोग देंगे
कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम एलिमेंट है या रो एलिमेंट को हम लोग ढकेंगे और इसके फाइंड आउट करेंगे, यानी A22, A23, A32 और A33 आपका हो गया। ये दिस विल इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट A1। इसका अर्थ है कि आपका माइनर ऑफ द एलिमेंट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर कोफैक्टर्स निकालना है तो कोफैक्टर्स ऑफ A11 अगर निकालेंगे तो इसको अगर हम लोग C11 से डिनोट करेंगे तो कुछ नहीं करना है, -1 पर पावर i प्लस j होता है और MIJ फार्मूला इसका है। यानी अगर हम लोग लें -1 पर पावर 1, यानी पहला रो के एलिमेंट है A11 जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट एलिमेंट, यानी 1 + 1 है, और MIJ का वैल्यू जो हम लोग निकाले हैं यहां देखिए, ये लिख लीजिए A22, A23, A32 और A33 आपका हो गया। ये आपका कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A1 निकल गया। तो कोफैक्टर और माइनर निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, इस फार्मूले के आधार पर आप निकाल सकते हैं। अगर सिमिलरली आप A12 का निकालना चाहते हैं तो A12 का भी सिंपल ढंग से तरीके जो हम लोग करते हैं, तो अगर चाहें यहाँ सिंपल हम लोग एक और निकाल लें और एक चेक करते हैं कि A1 माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A12 का अगर निकालना चाहे इसको M12 से डिनोट करेंगे, और इसके फार्मूला इसी प्रकार से इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट को और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट को हम लोग को डिलीट कर देना है। ये देखिए ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इसको हम लोग डिलीट करना है और लिख देना है क्या, A21, A23, A31 और A33 आपका हो गया। ये देखिए माइनर ऑफ दी एलिमेंट A12 का निकल गया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम लोग कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर के लिए भी सिंपल है, कोफैक्टर ऑफ A12 अगर निकालें तो C12 लिखेंगे और इसमें -1 पर पावर 1 + 2 हो जाएगा, यानी पहला रो है और दूसरा कॉलम का एलिमेंट है, यानी निगेटिव आपका हो जाएगा। और निगेटिव देने के बाद आपका ये A21, A23, A31 और A33 हो गया। तो इसी प्रकार से आप चाहें तो जितने भी आपको एलिमेंट्स यहां दिए हुए हैं सभी का माइनर्स आप निकाल सकते हैं। A12 इसी प्रकार चाहें तो A13 का निकालेंगे तो A13 में इसके कॉलम को ढकेंगे, इसके रो को ढकने के बाद ये 4 एलिमेंट का माइनर निकल जाएगा। इसी मिलरली कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं। A21 का निकालना है तो A21 में इसको ढकेंगे, इसको ढकने के बाद ये कोफैक्टर। तो एक सिंपल तरीके से हम लोग इसमें क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन के आधार पर हम लोग इसको चाहते हैं कि इसको और आपको हम परिष्कृत रूप से बताएंगे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। एक सिंपल हम लोग छोटी सी परिभाषा आपको यहाँ दिए हैं कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे माइनर एंड कोफैक्टर। तो हर एक एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं और उससे डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो हम लोग आए कि माइनर, ये एक आपका सिंपल एग्जाम्पल है जिस पर हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर आए सोल्यूशन हम लोग देते हैं इस पर। ये थ्योरी पोर्शन था और क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो माइनर कोफैक्टर्स के लिए अगर हम लोग निकालें इसमें माइनर ऑफ एलिमेंट 2 का चाह रहे हैं निकालने की, इसका माइनर कितना होगा, तो इसको हम लोग डिनोट कर दें M11 से। तो M11 में आपका माइनर निकालने के लिए सिंपल है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी कॉलम और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट को ढक लेना है और बाकी बच गया आपका कितना 2 -5 और -1 और 3 हो गया। तो ये आपका हो गया। इसको एक्सपेंशन कर दें तो आपका हो गया 6 और -5 दैट इज आपका 1 हो गया। आपका 6 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस और -1 दैट इज 1 हो गया। ये इसका माइनर हो गया। और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ 2 को हम लोग C11 से डिनोट करेंगे। और कोफैक्टर निकालने के लिए सिंपल तरीका है कि जो माइनर आया उसमें -1 पर पावर 1 + 1 देंगे और इंटू 1 से गुना कर देंगे, दैट इज 1 ही केवल रहेगा पॉजिटिव, यानी -1 का होल स्क्वायर इंटू 1, यानी कोफैक्टर जितना आया माइनर भी इसका सेम आया।
अब हम लोग माइनर ऑफ द एलिमेंट हम लोग चाहते हैं 3 का निकालने के लिए। 3 को हम लोग M12 से डिनोट करें, और M12 से डिनोट करने के लिए इसमें प्रॉपर साइन का यूज नहीं होता है, इसमें हम लोग प्रॉपर साइन का यूज करते हैं। तो M12 यानी 3 के एलिमेंट को, तो 3 के करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो के एलिमेंट को 7, 8 और -5, 3 7 3 का हम लोग आ रहे हैं 7 -5 8 और 3 आपका ये आपका आ गया। तो 7 3 का निकालना है, 7 -5 और 8 एंड 3 हो गया। अब इसको हम लोग एक्सपेंशन करें तो 7 21 और प्लस 40 हो गया, यानी 61 इसका माइनर। अब इसका इसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ C12 दैट इज आपका कितना हो गया, -1 पर पावर 1 + 2 इंटू 61, दैट इज कितना हो गया आपका -61 आ गया। तो देखिए माइनर आपका 61 और कोफैक्टर आपका -61 हो गया। अब इसी प्रकार से माइनर ऑफ द एलिमेंट 4 का निकालें। 4 को हम लोग अगर डिनोट करेंगे तो M13 से डिनोट करें, और M13 में आपका 4 है। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग रो को डिलीट करना है, और 7 2 8 एंड -1 हम लोग लिख दिए। 7 2 8 एंड -1 यानी -7 -16 दैट इज -23 आपका माइनर निकला। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर कोफैक्टर C13 निकालें करस्पॉन्डिंग, तो -1 पर पावर कितना है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, -1 पर पावर 1 + 3 हो गया इंटू -23 हो गया, दैट इज -23 ही रह गया आपका, क्योंकि -1 पर पावर 4 पॉजिटिव हो गया, उसके साथ -3, यानी माइनर जो वैल्यू आया वो कोफैक्टर का वैल्यू हो गया। इसी प्रकार से माइनर ऑफ 7 का वैल्यू निकालेंगे। इसको M21 यानी सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसका वैल्यू निकालने के लिए 7 का जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, रो और कॉलम को ढकेंगे, तो 3 4 एंड -1 3 M21 को निकाले 3 4 और -1 और 3 हो गया आपका। तो ये 7 का निकालें, 7 के 3 4 एंड -1 3 हो गया, गुड। तो इसको हम लोग एक्सपेंशन करेंगे तो 9 और -4 हो गया, दैट इज 13 हो गया। तो कोफैक्टर अगर निकालें C21 से डिनोट करें तो -C2 दूसरा रो एंड पहला कॉलम, तो आपका थर्ड ऑड नंबर आ गया, दैट इज माइनस आपका 13 हो गया, इसका कोफैक्टर हो गया -13, क्योंकि 2 + 1 ये ऑड नंबर हो गया, 2 + 3 अगर करेंगे तो ऑड नंबर हो गया, तो ये निगेटिव हो गया। इसी प्रकार माइनर ऑफ 7 के बाद 2 निकालना चाहेंगे तो इसको M22 से डिनोट करेंगे, दैट इज आप आइए यहाँ M22 में क्या हो गया, 2 का निकाल रहे हैं, तो 2 के करस्पॉन्डिंग ये रो और ये आपका कॉलम ढका, तो बच गया 2 4 और 8 3 2 4 8 3 2 4 और 8 और 3 आपका आ गया है ना। M22 का 2 4 8 3 हो गया, यानी 8 से ही 24 हो गया, अब -8 4 32 हो गया, यानी 24 में से -8 आपका बच गया, 8 बच गया, 3 दूनी 6, अरे सॉरी 3 2 जा 6 हो गया, इसमें 3 2 जा 6 हो गया, 6 -32 दैट इज हो गया -26 आपकी वैल्यू आई। 3 2 जा 6 और -30 दैट -26 हो गया। अब कोफैक्टर निकालना चाहते हैं, कोफैक्टर C2 का 2 + 2 इवन नंबर हो गया, यानी -26 है, तो ये भी आपका -26 सेम आएगा, कारण क्योंकि जो माइनर हैं वो भी कोफैक्टर हो जाएंगे।
अब को फैक्टर माइनर ऑफ 2 के बाद -5 का निकालना चाहेंगे तो -5 में आपका हो गया m23 हो गया आपका, दैट इज m23 में अगर लिखना चाहेंगे तो m23 यानी सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम -5 का लिख रहे हैं, -5 का लिख रहे हैं। तो ये हो गया इसके कॉलम, इसके रो और इसके कॉलम को ढकेंगे 2 3 8 -1, 2 3 8 -1, 2 3 8 एंड -1 हो गया आपका, 2 3 8 -1 हो गया। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो -2 और -8 यही 24 यानी -26 इसमें आ गया है, -2 और -26 हो गया। अब देखिए m23 को फैक्टर ऑफ ये आपका -26 आ गया, या को फैक्टर ऑफ C23 का अगर लेंगे तो ये 2 + 3 ऑड नंबर हो गया, -26 है तो यहाँ +26 आपके आएंगे। तो इसके बाद जो है 2 3 का कॉलम का निकल गए। अब हम लोग जो है आगे बढ़ें, उसके बाद जो है हम लोगों ने -5 का माइनर एंड को फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग -5 के बाद जो है 8 -1 एंड 3 यानी माइनर ऑफ 8 यानी m3 और फर्स्ट को निकालना है। तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द माइनर, इसी प्रकार 8 के लिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को ढक लेंगे। तो सिंपल है, 8 के लिए बच गया रो और कॉलम को 3 4 2 एंड -5 आपका ये आपकी माइनर हो गई, दैट इज -15 -8 हो गया, दैट इज -23। लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग को फैक्टर निकालते हैं, को फैक्टर ऑफ 8 दैट इज C31 से ही डिनोट करेंगे। तो C31 यानी -1 पर पावर 3 + 1 इंटू -23। यहां देखिए इवेंट नंबर हो गया, दैट इज आपका -23 ही मिला, सेम टू सेम रहेगा क्योंकि 3 + 1 इज ऑड नंबर। उसके बाद हम माइनर ऑफ -1, माइनर ऑफ -1 यानी m3 और 2 थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम का माइनर निकालने के लिए सिंपल है, ये देखिए -1 के करस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट करेंगे और इसके रो को डिलीट करेंगे। तो आपका इस कॉलम और रो को डिलीट कर दे 2 4 7 -5 यानी 2 4 7 -5 हो गया आपका, दैट इज आपका हमने -10 -28 हो गया, दैट इज -38 आपका इसका माइनर आ गया। उसी प्रकार से हम लोग को फैक्टर ऑफ -1 दैट इज C3 अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो -1 पर पावर 3 + 2 इंटू जो को फैक्टर -38 से गुना करेंगे दैट इज -1 पर पावर 5 ऑड नंबर हुआ, दैट इज आपका 38 पॉजिटिव आपका आ गया यहाँ। इसी प्रकार से हम लोग अगर माइनर ऑफ 3 ज्ञात करें, लास्ट वन इज माइनर ऑफ 3 दैट इज m3 और 3 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम का अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो आपका इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो को हम लोग डिलीट करेंगे तो 2 3 एंड 7 2 बच गया आपका, 2 3 एंड 7 2 आपकी बच गई। तो आपका 2 3 एंड 7 2 यानी 4 हो गया और -21 हो गया। तो कितना बच गया 4 -21 -17 आपका हो गया, -17 हो गया, -17 आपका 4 -21 इज इक्वल टू आपका -17 हो गया आपका। तो ये -17 इसी प्रकार से हम लोग को फैक्टर अगर चाहें को फैक्टर ऑफ 3 निकालने के लिए तो C3 करेंगे तो -1 पर पावर 3 + 3 कर लें इंटू -17 दैट इज -17 ही आपका। ये आपकी जितने भी हमने आपको इतने बड़े प्रॉब्लम था जो माइनर और को फैक्टर ज्ञात करनी थी तो वी हैव टू फाइंड, और हम लोगों ने ज्ञात कर लिया कि
इस प्रकार से माइनर एंड कोफैक्टर्स निकालना है। और इस माइनर और कोफैक्टर का काफी उपयोग है। आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप चाहें तो इस माइनर और कोफैक्टर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब आगे बढ़ेंगे तो इन्वर्स निकालने के लिए भी माइनर और माइनर्स के नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कोफैक्टर की आवश्यकता होगी। तो आइए हम थोड़ी सी जो डिटर्मिनेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं उस प्रॉपर्टीज पर परिचर्चा कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज है, एक नंबर प्रॉपर्टीज है कि अगर दो रो और दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट में इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम, इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम into rows, the value of determinant does not change. The value of determinant does not change. Does not change यानी अगर रो और कॉलम को एलिमेंट को चेंज करते हैं, जैसे आपका A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 और C3, डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का है। अब हम लोग इसको चाहते हैं कि एक रो को कॉलम और कॉलम के एलिमेंट को रो में चेंज कर दें, यानी इंटरचेंजिंग, जैसे A1, A2 और A3, B1, B2, B3 और C1, C2, C3, तो वैल्यू आपकी सेम रहेगी, नो चेंजिंग। यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट को कॉलम में, सेकेंड रो के एलिमेंट सेकेंड कॉलम में और थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड के, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज होता है। इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर सेम or identical, the value of determinant is 0। यानी अगर दो रो दो सेम रहते हैं, यानी एग्जाम्पल ले लें अगर हम लोग A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, अगर इसमें दो रो को हम लोग सेम कर दें, यानी A1, A2, या यहां दे दें A2, B2 और A2, B2 और CT, दो रो देखिए, दो कॉलम इसमें सेम होंगे, दिस वैल्यू विल बी 0 आपकी हो जाएगी। एग्जाम्पल अगर चाहें तो आप आसानी से ले सकते हैं, या सिंपल है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। तीसरा रो में हम लोग देते हैं कि अगर किसी भी रो के एलिमेंट को अगर हम लोग एक रो से दूसरे रो में इंटरचेंजिंग रोज और कॉलम, इंटरचेंजिंग अगर एक रो को दूसरे कॉलम में, दूसरे रो के दूसरे कॉलम को अगर चेंज करते हैं तो वैल्यू आपका नेगेटिव, देन value will be negative to previous value। प्रीवियस वैल्यू से आपका वैल्यू या प्रीवियस वैल्यू से, जैसे एक अगर चाहें तो अगर A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 अगर चेंज कर देते हैं तो आपका निगेटिव साइन यहां आ जाएगा। अगर एक रो को दूसरे रो, जैसे यहां A2, B2 और C2 किए और यहां A1, B1, C1 करते हैं, A3, B3 और C3 करते हैं, तो आपका वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट विल बी नेगेटिव। तो उसके बाद हम लोग आते हैं 4 नंबर प्रॉपर्टीज को हम लोग करना चाह रहे हैं कि अगर कोई रो डिटर्मिनेंट में जो हम लोग दे रहे हैं कि इफ एनी रो और कॉलम विल बी मल्टीप्लाइड बाय
स्केलर के then the whole determinant, then the whole determinant will be k times। यानी अगर एक कोई डिटर्मिनांट लेते हैं ये, और इसके रो में अगर k इंटू A1, k इंटू A2, k इंटू A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, इसके अगर k मल्टीप्लाई एक रो में या किसी भी कॉलम में किया हुआ है तो k टाइम्स पूरा डिटर्मिनांट में निकल जाती। A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो एक सिंपल है कि आपको किसी डिटर्मिनेंट से करेंगे तो आसानी से, जैसे एक एग्जांपल ले लें कि मान लिया 2, 4, 3 और 6 है, तो 3, 6 में हम लोग चाहें तो फर्स्ट रो से 2 ले सकते हैं, तो आपका फर्स्ट रो में 2 ले सकते हैं तो 1 और 2 बच गया। दूसरे से 3 ले सकते हैं तो यहाँ भी 1 और 2 बच गया। तो आप आसानी से इसको 2 और 3 में मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 दैट इज इसका 0 हो गया आपका। तो आसानी से हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। पांचवा प्रॉपर्टीज आपकी है कि अगर कोई एलिमेंट में, जैसे एक डिटर्मिनेंट लेते हैं और अगर दो एलिमेंट को जोड़ें या घटाएं, अगर A1 प्लस x करते हैं, A2, A3, B1 प्लस x करते हैं या y लिखते हैं, B2, B3, C1 प्लस Z लिखते हैं, C2 और C3। अगर किसी भी एलिमेंट के कॉलम या रो में हम लोग एलिमेंट को ऐड करते हैं तो इसके दो डिटर्मिनेंट में चेंज कर सकते हैं। तो एक सिंपल है कि हम लोग चाहें तो इसको A1, B1, C1 और A2, B2, C2 और A3, B3 और C3 हो गया। अब प्लस दो डिटर्मिनेंट में ये चेंज हो जा सकते हैं, X, Y, Z हो गया और इसका A2, B2, C2 कर सकते हैं और A3, B3 और C3 में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज काफ़ी उपयोगी है छात्रों के लिए। एक छठा अंत में प्रॉपर्टीज है कि अगर किसी भी कॉलम के एलिमेंट को या रो के एलिमेंट में दूसरे के साथ में ऐड करते हैं तो इसमें जो वैल्यू अनअल्टर्ड, कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल से ले लेते हैं कि अगर A1, A2, A1 में A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 और C3 है, ऐसा एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट में अगर दो एलिमेंट को जोड़ दें, यानी अगर कोई नया डिटर्मिनेंट लें तो A1 प्लस MB1 MA2 कर दें, MA2 माइनस NA3, B1 प्लस MB2 माइनस NB3, C1 प्लस MC2 माइनस NC3 करें तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। A2, B2, C2, A3, B3 और C3, यानी वैल्यू आपका आइडेंटिकल होगा। आप चाहें तो इसको तोड़ने के बाद जो है आसानी से तीन डिटर्मिनेंट में टूटेंगे और इसका वैल्यू विल बी सेम आपका आ जाएगा। तो आज हम लोग जो है प्रथम चरण में पार्ट 1 में आपको जो प्रॉपर्टीज 6 हैं, अब हम लोग द्वितीय चरण में जो है डिटर्मिनेंट के और कई बिंदु पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।